जितनी आबादी उतना हक आज के समय का नया स्लोगन बन चुका है। लेकिन क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हिंदू को भारत में सबसे ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए? सच में 70% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने मैंने जा रहे हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल बाबा हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े सपोर्टर निकलेंगे। क्योंकि एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर राहुल बाबा ये कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, तो फिर इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% है अदर्स कम्युनिटी के मुकाबले। And I can tell you, out of the top 200 businesses in India, there's almost no ownership of 90% of the population. ये जो राहुल गांधी जी का कास्ट सेंसस का आइडिया है, ये बैकफायर करेगा उन सारी पार्टी पे जो कास्ट के बेसिस पे चलती है या माइनॉरिटी अपीजमेंट के बेसिस पे। अभी के लिए आप शायद बीजेपी से कुछ वोट छीन लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देश को बर्बाद कर देगा। People think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस ने कहा था कि 75% रिजर्वेशन कर देंगे, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा नहीं होने दिया। Because the way it is being given, that's wrong. कैसे देना चाहिए रिजर्वेशन? So basically, I can definitely answer this question because I have faced the disadvantage of it. The students who are getting, for example, if there's a general category student, he's getting 500 marks, and there's a SC/ST student who is getting 300 marks. We should not choose on the basis of accident of birth. Just because you are born in SC/ST doesn't mean that you fail to get all the advantage, and if you are born in general caste doesn't mean that you have all the advantage. देखिए, मैं रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन टेम्पोररी रिजर्वेशन को, क्योंकि अभी जो दलित समाज है वो बहुत पीछे है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि देश को कैसे इकोनॉमिकली ग्रो करें कि हमें एक टाइम बाद रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं रहे और सब लोग फ्रीली मार्केट में इक्वली कम्पीट कर सके। लेकिन उन चीजों की बात करने के बजाय हम तो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेसिकली परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि समाज का एक वर्ग है जिनको ये देना जरूरी है। व्हेन आई से समाज, हिंदू समाज ओनली, नोबडी एल्स, ओके। लेकिन आज ये प्रॉब्लम हुआ है कि रिजर्वेशन का जो फैलाव है वो ज़्यादा हुआ है। इट इज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड टू द एक्सटेंट दैट हर कोई अपने लिए एक ओबीसी टैग चाहता है या कोई और टैग चाहता है इन कर्नाटका। एंड जब आरक्षण की बात हो रही थी स्वतंत्र भारत में इन द 1940s एंड 50s, रादर अर्ली 50s, इनके कम्युनिटी ने कहा था हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर अ मार्शल कम्युनिटी। हमें क्यों चाहिए आरक्षण, हम अपने पैर पे खुद खड़े हो जाएंगे। आज द वेरी सेम कम्युनिटी इज आस्किंग फॉर आरक्षण बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स एक्सेस टू स्टेट रिसोर्सेस। एंड आरक्षण क्या करता है, वो हम सबको मजबूर करता है हम सबके कलेक्टिव लेट्स से प्राइड को कम करने के लिए। हम अपने अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करते हैं, हम हमारे सोशल पोजीशन को डाउन प्ले करते हैं। क्योंकि जब तक आप डाउन प्ले नहीं करेंगे और अपने आप को एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे और किसी और को ऑप्रेसर के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो ये सिचुएशन आएगा कि हिंदू एक दूसरे को ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड के उस बाइनरी से देखते रहेंगे और अंदर ही ये लड़ाई चलती रहेगी और इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। फिर तो वही बात हो गई, किसी का पैर टूटा तो उसे बैसाखी दी गई थी, लेकिन फिर पैर ठीक होने के बाद भी उसे बैसाखी चाहिए। आपने कभी सोचा है इसका रिजल्ट क्या होगा? मेरिट, हार्ड वर्क, टैलेंट सब जाएगा गड्ढे में। सबको नौकरी मिलेगी रिजर्वेशन की वजह से। टैलेंटेड मेहनती लोग सोचेंगे कि पब्लिक प्राइवेट हर जगह रिजर्वेशन है तो हम यहाँ रह ही क्यों रहे हैं। निकलते हैं यहाँ से, दूसरे देशों में जाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं। जैसा 80 और 90 में हुआ था, सेम सिचुएशन फिर से भारत में शुरू हो जाएगा। साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई, क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या इस पॉलिसी से देश के हालात ठीक होंगे, क्या सभी को समानता का अधिकार मिल जाएगा? तो जवाब है नहीं। इस देश में और अराजकता बढ़ेगी और देश एक सिविल वार जोन की तरफ जाने लगेगा। ऐसा पहले हो चुका है एक कंट्री में जिसका नाम है लेबनान है। ये चीज मुझे एडवर्ड हैडली की बुक लेबनान इन क्राइसिस से पता चली कि कैसे लेबनान एक हंसता खेलता देश बर्बाद हो गया बस इस पॉलिसी की वजह से। जितनी आबादी उतना हक। प्रश्न ये है
कि रिजर्वेशन आज तो लगा नहीं, इसको लगे हुए मतलब अरसा बीत गया है। अगर ये वाकई में एक इफ़ेक्टिव टूल होता इन असमानताओं को कम करने के लिए तो ये अब तक वर्कआउट कर दिया होता। अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन में एक बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, जहां पर जो पुराने रूल्स हैं उनको हटाया जाए, नए रूल्स को लाया जाए, जो असमानता की श्रेणी में सबसे नीचे पायदान पर हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और जो रिजर्वेशन का फायदा उठा चुके हैं उनको उस बेनिफिट स्कीम से निकाल दिया जाए? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बात ऑलरेडी हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग, माने हम भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कन्वीनियंटली हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं और कोई चीज़ नहीं देखना चाहते हैं। अब हमने जब कहा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन के साथ साथ हमने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन में जो है, रिजर्वेशन के आप एक फॉर्म की बात कर रहे हैं जहां लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एफर्मेटिव एक्शन हैं जो सोसाइटी के दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोगों के लिए उसके प्रावधान किए जाते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं समझने के लिए बार बार, कि मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में आगे का एक बॉगी जो रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए, ये भी एक फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन है कि सोसाइटी के भीतर जो कमज़ोर लोग हैं उनको इक्वलिटी की श्रेणी में लाने के लिए आपको हमेशा एफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और समय समय पे एफर्मेटिव एक्शन के अंदर रिफॉर्म भी होते रहते हैं, नए कैटेगरी शामिल किए जाते हैं, पुरानी कैटेगरी को हटाया भी जाता है। जैसे ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू किया गया तो उसमें क्रीमी लेयर के प्रावधान को जो है वो शामिल किया गया है। तो व्यवस्था ऐसे ही चलती है। असल बात ये नहीं है कि लोग इस प्रोसेस को समझना नहीं चाहते हैं, असल बात ये है कि लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ही खिलाफ हैं, क्योंकि जिसको प्रिविलेज मिल गया है वो नहीं चाहता है कि किसी और को ये प्रिविलेज मिले। ये जो बेईमानी है, ये बेईमानी को समझना बहुत। इसके लिए हमें थोड़ा लेबनान की हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, लेबनान एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी, मतलब वहां पे सभी धर्मों के लोग रहते थे और ये उस समय की डेवलप्ड कंट्री थी। और यही ना, इस देश के कैपिटल बेरूत को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन एक समय पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये लोग जो एक पॉलिसी लाएंगे जिससे अलग अलग रिलीजन और इथनिसिटी के बीच में बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, तो उन लोगों ने एक पॉलिसी निकाला जिसको कन्फेशनलिज्म नाम दिया गया। इसमें हर कम्युनिटी को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर अधिकार और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके लिए इन लोगों ने डिसाइड किया अगर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है तो पीएम सुन्नी मुस्लिम होगा और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट शिया मुस्लिम होगा। और यही नहीं, पार्लियामेंट में कोटा पॉपुलेशन के हिसाब से दिए जाएंगे, मतलब जितनी आबादी उतना हक। मैरिज से लेकर इनहेरिटेंस तक हर जगह ये कानून बना दिया गया था। और इसका रिजल्ट यह हुआ, लेबनान में पूरी तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पैरालाइसिस हो गया। कोई भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पॉलिसी पास ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई ना कोई कम्युनिटी कंप्लेन करती थी कि इस पॉलिसी से दूसरे कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, या उस कम्युनिटी की हेल्प हो जाएगी, या हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो हमें वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई और ऊपर से और भी ज्यादा कोटा बेनिफिट्स पाने के लिए एक तरह से पूरे लेबनान में पॉपुलेशन वारफेयर शुरू हो गया था। मतलब लेबनान में सुन्नी मुस्लिम पैलेस्टाइन के सुन्नी मुस्लिम को अपने देश में लाकर बसाने लगे, जैसे अभी रोहिंग्याज को इंडियन मुस्लिम बसा रहे हैं ताकि उनका पॉपुलेशन बढ़े और उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले। इवेंचुअली हालत ये हो गई कि 1975 टू 1990 तक ये एक सिविल वार हुआ, जहां पे क्रिश्चियन ग्रुप जो है वो इजराइल को सपोर्ट करने लगे और पैलेस्टाइन क्रिश्चियन को अपने देश में सेटल करने की कोशिश करने लगे थे एक्स्ट्रा कोटाज पाने के लिए। बेसिकली आज लेबनान की हालत आप सबको पता है, वहां भूखमरी, बेरोजगारी, और जिस देश को यूरोप से कंपेयर किया जाता था आज वो यूरोप का 10% भी नहीं है। और लेबनान में लगभग 25 साल सिविल वार चला और लगभग क्रिश्चियन पॉपुलेशन को देश से बाहर निकाला गया। ये है जितनी आबादी उतना हक का एंड गेम। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इंडिया में भी यही हालत होगी, परमानेंट कास्ट वार शुरू हो जाएगा और यहाँ भी उसके ऊपर से कन्वर्जन भी तेजी से होने लगेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेंट्स को बसाया जाने लगेगा ताकि इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन और बढ़े और फिर मुस्लिम कम्युनिटी को और रिजर्वेशन मिले। मार्केट डायनामिक्स, इनोवेशन, हार्ड वर्क, टैलेंट, ये तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। और जो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, जो छोटे छोटे रिलीजन या कास्ट ग्रुप है, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उनको तो कोई भाव भी नहीं देगा, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और ये लोग सोचेंगे कि अगर हमें जिंदा रहना है तो भारत छोड़ना पड़ेगा। ब्रेन ड्रेन होगा, मेरिट खत्म होगा और जो भारत की डेवलपमेंट हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी।
जय श्री राम।